चलो वॉइस नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा नाम महेश्वरी, अहमदाबाद से। बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ा हुआ हूँ। मैं सुबह इंजीनियरिंग पढ़ता था, शाम को कॉमर्स पढ़ा। उसके बाद IIM अहमदाबाद में कुछ पढ़ा, ठीक है। इंडस्ट्री हमारी थी खुद की, टॉप लाइन बॉटम लाइन बड़ी बड़ी बातें होती थी। केतन पारेख जैसे महात्माओं से अलग अलग विषय पे काम करते थे। बट परमात्मा ने शायद उसको ब्रेक लगाना होगा या गलत दिशा हमने पकड़ ली होगी, तो मेरे को स्पाइन में कैंसर का शुरुआत करा दी। हमारे गुरुजी है माधुपुर गेड़, ओशो के सन्यासी, और विमला ताई के शिष्य। उनसे उस टाइम मिलने के उसके पहले मेरे को उन्होंने दीक्षा दी, संन्यास दिया था। ये प्रॉब्लम हुआ, पूछा ये अभी एक बाजू आपने मेरे को टॉप लाइन बॉटम लाइन करके बड़े लेवल पे इंडस्ट्री एक्सपांशन का रास्ता दिखाया, दूसरी बाजू इधर ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। पता है कि गुजराती बोलूँ ना बच्चे बच्चे? हिंदी बच्चा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, क्योंकि आपके शरीर के साथ सभानता, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए परमात्मा ने इतना बड़ा मौका दिया है, तो आप उसको समझे, आप डिजीज़ को नहीं देखें, ठीक है। सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ ऑन अ फिजिकल डायमेंशन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी। फिर काफ़ी प्रयोग उन्होंने सिखाए, करता गया, तब समझ आई कि पेन बहुत होता था पर शरीर को होता था। आई कुड आइडेंटिफाई दैट एज फिजिकल पेन टू द बॉडी। मल्टीपल ऑपरेशंस हुए, आप समझ सकते हो। स्पाइन में वर्टिब्रा निकाल दिए, गद्दियाँ निकाल दिए, 2-2, 3 साल तक आप एक ही बेड में हो। एज एन फिजिकल पेन इट वॉज अ ह्यूज पेन, बट देन ऑल्सो उनके हिसाब से समझ आई कि द फिजिकल बॉडी वॉज हैविंग द पेन। आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ गोइंग आउटसाइड एंड सीइंग कि भाई शरीर को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं है, ठीक है। उस प्रक्रिया से फिर उन्होंने बारे पर जब जो मेरे को सिखाना था परमात्मा ने वो सिखा दिया, वो अवेयरनेस आ गई। जो पहले लेक्चर में सुनते थे वो प्रैक्टिकल अनुभव अपने को खास हो गया, ठीक है। अभी इस समय में परमात्मा को प्रार्थना करते थे कि अभी अगर वापस जिंदा रह गए तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ चीज़ सीखा जिसके अंदर सब लोगों का कल्याण हो। अभी तक तो हमारा ही सोच रहे थे, दूसरे किसी का सोच नहीं रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सोचा या फैमिली का सोचा, उससे बाहर सोचने की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं थी, ठीक है। तो इसमें शुरुआत तो ऐसे हुई कि भाई मेरी इम्यून सिस्टम कहाँ से ब्रेक हुई, हाउ डिड माई इम्यून सिस्टम ब्रेक एंड व्हाट आर द बेसिक रीजंस ऑफ ब्रेकिंग। भाई क्योंकि आप इंजीनियर है, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, कुछ आपने MBA किया हुआ है, तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है इन स्टडिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ओके। सो इम्यून सिस्टम दुनिया की कहाँ अच्छी है वो समझने के लिए स्टार्ट किया प्रोसेस। उसमें जैपनीज़ लोगों की यार कुछ उधर आइलैंड्स है, वहाँ उनकी एवरेज लाइफ स्पैन मोर देन 100 ईयर्स है, ठीक है। उनकी खान पान, उनकी रहने की सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, बैठने की सिस्टम, मीन्स ऑल पुट टुगेदर। वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑन फूड, बिकॉज इधर फूड की बात हम कर रहे हैं ज़्यादा। सो दे वर हैविंग मोर ऑफ सी वीड्स, दरियाई शेवाल जिसको बोलते हैं, और कुछ एनिमल्स जो दरियाई एनिमल्स थे उसको लेते थे, कंज्यूम करते थे। उसके डिटेल्स में स्टडी में गया कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि इनकी इम्यून सिस्टम इतनी बढ़िया हो रही है। फिर कुछ माइक्रोब्स की डिटेल्स मिली कि इस प्रजातियों में, इस सीवीड्स में देयर आर टोटल 275 टाइप्स ऑफ सीवीड्स। हर नक्षत्र के हिसाब से वो पलते हैं, ठीक है, कि भाई ये मघा नक्षत्र है तो ऐसे वीड्स आएंगे, ये नक्षत्र तो ऐसे वीड्स आएंगे, ठीक है। और इनका न्यूट्रिशनल लेवल इतना ज़्यादा है जो हमारे सोच के बाहर है। हम लोगों ने 108 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पारित किया है, उससे आगे हम घुसे नहीं है, बट शायद परमात्मा के पास काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बट एज पीरियोडिक टेबल वी आर टॉकिंग ऑफ 108 एलिमेंट्स। और एग्रीकल्चर में जब डिस्कस करते हैं हम 16 तत्व की ही बातें करते हैं, बट माइक्रो एलिमेंट्स की डिस्कशन में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स ऑल 108 पुट टुगेदर इन देयर सिस्टम वॉज इन एब्सोल्यूट राइट रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है।
उसके साथ साथ उनके अंदर जो माइक्रोबियल स्टेटा था वो खुराक तो लेता था दरियाई पानी से, और तो कोई चीज़ थी नहीं खाने के लिए, और उसमें से उनके शरीर में अल्फ़ा ओमेगा 3, 6, 9, 12 सब हो जाता था, से कॉड लिवर ऑयल हो जाता था। तो समझने की बात थी कि ऐसा क्या है दरिया के पानी में जिससे कॉड लिवर ऑयल भी बन जाता है उसमें। तो देयर इज समथिंग इनसाइड, दरिया के पानी में ऐसा कुछ न्यूट्रिशन या सत है जो हम लोगों को समझ नहीं आया, बट दिस माइक्रोब्स आर इन पोजिशन टू कन्वर्ट देम। अब इस माइक्रोब्स को स्टडी करने का चालू किया था तब ऋग्वेद हाथ में आया। उसको पढ़ते पढ़ते समझ आया कि जो हम बैक्टीरियाज की 10-15 स्पीसीज की बात कर रहे थे उसमें लिखा था कि ज़मीन, हवा, पानी, दरिया का पानी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उसको संभालने वाले जो जीव है, अगर उस सब जीव को एक ही माँ के घर के अंदर आपको सिम्बायोटिक सिस्टम में रखने हैं तो माँ का घर उन्होंने गाय का घर बताया, गाय का शरीर बताया। और उसके एम्फेसिस में उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन में पहला प्राणी जो है वो गाय है और उसको कामधेनु बताया। ठीक है, अभी हम लोग कामधेनु और गाय माता के तरह से प्रीच करते हैं, वो अलग विषय हो गया, बट उसको एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का गाय को कोई समझने नहीं गया, और ऊर्जा के स्रोत के हिसाब से गाय को समझने के लिए नहीं गए। आई स्टार्टेड स्टडिंग काउ ऑन दोज बेसिस। वी आर वर्किंग विद जर्मन्स फॉर एनालाइजिंग काउ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में माँ का सब्जेक्ट है इसके लिए। अभी तक विज्ञान ने 1000 टाइप के स्पीसीज माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी में ढूंढे अभी तक। माइक्रोब्स का मतलब हुआ बैक्टीरिया, फंजाई, आर्चाइस एंड सम सॉर्ट ऑफ वायरसेस, ऑल पुट टुगेदर इन वन फॉर्मेट। ओके, तो 1000 किस्म के ही ह्यूमन बॉडी में अब तक फाइंड किए गए हैं, और उसमें से खाली 25 का रोल क्या है वो साइंस अभी तक ढूंढ पाई है। पिछले 25 साल में नया एक भी नया ढूंढ नहीं पाई है, भले प्लेटो पे चले गए, मार्स पे चले गए, पर इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में अंदर क्या रोल माइक्रोब्स करते वो ढूंढ नहीं पाए हम। ठीक है, गाय को जर्मन्स के साथ स्टडी करते हैं, उसमें अभी तक हम 1.25 लाख किस्म के माइक्रोब्स ढूंढ पाए हैं। तो आज पूरा एनालिसिस रिपोर्ट और माइक्रोब्स का लिस्ट लाए हूँ, आपको काम में आएगा। ठीक है, कि भाई जहाँ हम 1000 की बात करें वहाँ 1.25 लाख है, और अभी हम लोग इतना समझे, हम 33 करोड़ देवी देवता की बात कर रहे हैं, एग्जाजरेशन जो भी करते हैं, बट ऑल थिंग्स आर देयर इन काउ। ठीक है, अभी इसको वी स्टार्टेड एनालाइजिंग काउ, कि गोबर को एनालिसिस करो, गौमूत्र को एनालिसिस करो, अपने मिल्क को एनालिसिस करो। अब ये माइक्रोब्स कहाँ है? सब टू अवर सरप्राइज जो स्ट्रे काउज है उसमें 5 से ज़्यादा माइक्रोब्स नहीं मिल रहे, नॉट मोर देन 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। से अपनी गौशाला है इधर फॉर एग्जाम्पल, उसको एनालिसिस करेंगे तो मुश्किल से 50 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स मिलेंगे, बिकॉज वी डोंट फीड इट एज पर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर। ठीक है, गाय जो है नक्षत्र के हिसाब से ग्रेजिंग करके आती थी, 27 नक्षत्र के हिसाब से हर एक प्लांट्स उसको पता है, उसकी कंप्यूटराइज सिस्टम मेरे को क्या खाना है। अभी से 15 तारीख से 28 तारीख या 30 तारीख का मघा नक्षत्र का चल रहा है अभी। ठीक है, तो मघा नक्षत्र में बारिश होता है तो सब लोग बोलते हैं इट इज़ वेरी गुड रेन। ठीक है, बट नोबडी ट्राइज टू एक्सप्लेन कि इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा इतनी भरपूर है, इसके अंदर प्राणिक ऊर्जा मेजर कर सकते इतनी ज़्यादा है, उसके अंदर माइक्रोबियल स्पीसीज सबसे ज़्यादा आते हैं गिरते शरीर ज़मीन के ऊपर। ठीक है, बट मघा नक्षत्र में जो वनस्पति होती है से मामेजो करके वनस्पति हो, जो लोग डायबिटीज़ में खाते हैं, एकदम कड़वा होता है। ठीक है, तो गाय को कंप्यूटराइज सिस्टम पता है कि भाई मेरे को मघा नक्षत्र में जो हुआ वो मैं ग्रेजिंग करके खा के आऊँगी। आप खाना देते हो अलग विषय हो जाता है, वो ग्रेजिंग करके आती हो अलग विषय हो जाता है। मतलब मैंने घर पे दाल रोटी ब्रेड बटर सब खाया, पर सुबह 2 ब्लैक पेपर के दाने खा लेता हूँ, 2 तुलसी के पत्ते खा लेता हूँ, 2 मेथी के दाने खा लेता हूँ, 1 आंवला खा लेता हूँ, तो दिस इज़ नॉट माई फूड, बट इट इज़ सम मेडिसिनल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स थ्रू मेडिसिनल प्लांट्स विथ सम एंटीऑक्सीडेंट्स वॉट एवर थिंग्स वी कॉल, वो हमारे शरीर में जाते हैं, और वो जब जाते हैं तब वो एलिमेंट्स और कंपाउंड हमारे शरीर में पैदा हुए, और तब जाके हमारे माइक्रोबियल स्टेटा जो गट फ्लोरा है वो राइट डेवलप हो जाता है। और जितनी बायोडाइवर्सिटी का गट फ्लोरा अपने शरीर में डेवलप होता है उसी तरह की इम्यून सिस्टम अपने को मिलती है, तब तक इम्यून सिस्टम अपने को नहीं मिलती है। एज ह्यूमन बॉडी
10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे 12 टाइम्स करेंगे, यानी 1 ट्रिलियन करेंगे, उतने हमारे शरीर में जीवाणु है, सेल है, कोष है हमारे शरीर में। मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 ट्रिलियन, उतने हमारे शरीर में जीवाणु है। आप समझ सकते हो। और अभी तक लोग वैज्ञानिक ऐसे समझते थे कि 96% हमारा शरीर है वो माइक्रोब से बाय वॉल्यूम है। पिछले 15-20 दिन की स्टडी जो MIT और हार्वर्ड की है, उन्होंने कंक्लूड किया कि 99% माइक्रोब ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। आई थिंक मीन्स 1% भी वो बोलते बोलते डर रहे हैं कि बोले 1% में हम तो कहीं आएंगे, पर दे आर कंक्लूडेड 99% जो सृष्टि को संभाल रहे वो जीवाणु है, उसके सिवा अस्तित्व हमारा नहीं है। ठीक है। सो गाय को नक्षत्र के हिसाब से जब वो ग्रेजिंग करके आती है तो पीरियोडिक टेबल से 108 एलिमेंट जो हमारे हैं वो हर एक को लेके आती है सृष्टि से, ग्रेजिंग करने जाती है तब। ठीक है। वो 108 एलिमेंट्स उसके शरीर में जब जाते हैं तब वो करीब 6000 कंपाउंड्स से बॉडी में प्रोड्यूस करता है गाय के शरीर में। अपनी कोई भी गाय लेंगे, हम एक गाय के ऊपर या 5 गाय के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और 2 महीने में 3 महीने में देखेंगे इतने पैदा हो गए। कोई जादू वाला काम नहीं है, बट राइट ट्रीटमेंट एंड राइट मेथडोलॉजी ऑफ फीडिंग एंड राइट क्वांटिटी ऑफ फीडिंग विल जनरेट दोज माइक्रोब्स। ठीक है। और इसको 6000 कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसका शरीर अभी तक जो हम समझे 1.25 लाख किस्म के माइक्रोब्स पैदा करता है, और वो पृथ्वी को गोबर, गौमूत्र और दूध के स्वरूप से वो पेरोसता है। रादर दूध एक अलग विषय है, हमारा फोकस होना चाहिए गोबर और यूरिन। क्योंकि दूध जो परमात्मा ने बनाया है हर प्रजाति के उसके बच्चों के लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया है। मीन्स मेरी माँ का दूध मैंने कभी गाय को नहीं पिलाया, तो गाय का दूध पीने को मेरे को हक नहीं है, बट हम उसके अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे बिकॉज 90% लोगों की आजीविका का साधन हो गया है। तो वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट दैट एंड लेट देम अर्न देयर लिवलीहुड। बट जिनको समझ आ जाती है उनको समझना चाहिए कि आपकी माँ का भी दूध देना चालू करो गाय को, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई उसका वैल्यूएशन क्या है। ठीक है। बिकॉज उसका दूध उसकी प्रजाति के लिए बना हुआ है। ये गाय के साथ हम ह्यूमन बींग्स को कंपेयर करते हैं सर, तो ह्यूमन बॉडी में माँ के दूध के अंदर 0.75% प्रोटीन दिया हुआ है और गाय के दूध में 3.75% प्रोटीन है। और वो परमात्मा ने उसके लिए ज़्यादा रखा है कि उसको 6 महीने में उसका वजन डबल करना है। हमारे बच्चों को 6 महीने में वजन डबल नहीं करना है, आप समझे। तो वी आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, दे आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। बट अगर हम हमारा काम करेंगे तो अलग विषय हो गया। ठीक है। अभी जीवाणु के संदर्भ में माँ की जब बात कर रहा था तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने ऐसा पारित किया है कि अगर बच्चे की नेचुरल डिलीवरी होती है वजाइनल कैनल से, तो उसके शरीर में जो जीवाणु पैदा होते हैं वो लाइफ लॉन्ग वन टाइम आते हैं। वो जीवाणु कभी, अगर सी सेक्शन से लिया है बच्चा आपने, तो जीवाणु कभी उसके शरीर में आते ही नहीं है, और वो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। आप समझिए, जो शिव भगवान ने योनि की पूजा की बात की, तो योनि से कितने टाइप के माइक्रोब्स ब्रह्मांड को संभालने के लिए है, उसकी बात चर्चा थी, उसके लिए इसकी पूजा थी। हम लोग नहीं समझ पाए उसकी पूजा क्यों कर रहे थे, आप समझिए। एनीवे, तो एक ये हो गया। उसके बाद जब माँ का दूध दिया जाता है बच्चे को, तब 600 किस्म के माइक्रोब्स एक ही दिन में उसके शरीर में नए आ जाते हैं। व्हेन यू आर फीडिंग ऑन ब्रेस्ट मिल्क, तब तक नहीं आते हैं। अगर आपने दूध ये दिया तो अभी उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति आने की कोई जगह ही नहीं बढ़ती। So that is how the nature works with the tuning of mother. Anyway, so गाय की डिस्कशन में ये जो वनस्पति हम नहीं दे पा रहे थे, वो वनस्पति उसको देना बहुत जरूरी है, तब जाके माइक्रोबियल स्टेटा बिल्डअप होगा। तो अभी हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि हम सब लोग ऐसा समझते हैं कि गाय का गोबर और यूरिन हमने यूज कर लिया फार्मिंग में, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। मेरे को आज तक एक भी गाय ऑर्गेनिक नहीं मिली है। सब जितनी गायों का गोबर गौमूत्र एनालिसिस करता हूँ सर, उस पे 471 टाइप्स टू 600 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और हेवी मेटल्स के रेसिड्यू मिलते हैं। चारा में, फॉडर में आता है। ठीक है। मीन्स अभी जमीन से आता है, पानी, भूगर्भ का पानी बिगड़ा वो उससे आता है, और हवा में पोल्यूशन है। शहर इधर हवा में पोल्यूशन नहीं है, पर अहमदाबाद में किसी ने चारा उगाया है तो हवा का पोल्यूशन भी आता है। हाईएस्ट पोल्यूशन उधर नाइट्रस ऑक्साइड का है, तो पत्ते तो खाएंगे ही।
तो फाइनली वो पोल्यूशन जाने वाला ही है, ठीक है। सो फर्स्ट पोर्शन इज टू डिटॉक्सिफाई काउ फ्रॉम दिस 600 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल, उसे शरीर से पहले निकालना है, ठीक है। तब जाके उसका गोबर गौमूत्र शुद्ध होगा, तब तक वो खेती लायक नहीं है, ऐसा समझिए, ओके। या प्लाव करेंगे तो वही पेस्टिसाइड वापस डालते रहेंगे, आप घुमाते रहेंगे, हम समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, पर वही पेस्टिसाइड को फिर से रोटेट करते रहेंगे हमारे सिस्टम में, ठीक है। सेकंड बात, कुपोषण जो है समाज का सबसे बड़ा विषय है। अभी इंडियन गवर्नमेंट या वर्ल्ड की सब गवर्नमेंट्स बताती है 55% बच्चे जो है वो कुपोषित है पूरे समाज में, ठीक है। ये ऑफिशियल आंकड़ा दे रहे हैं, अनऑफिशियल कितने होंगे भगवान को पता, ठीक है। एज अ शॉर्ट एग्जांपल समझे तो मेरे दादा दादी ने 10 बच्चे पैदा किए, मेरा बेटा एक भी बच्चा पैदा नहीं करने वाला है, उतना मैं गोल्ड पे लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज उसने बचपन से पिज़्ज़ा और ब्रेड बटर ही खाया है, तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस टाइम हमको नॉलेज नहीं था, हम अच्छा समझते थे कि बच्चा खुश होगा तो पिज़्ज़ा लेके आए 1000 रुपये वाला, ब्रेड बटर अच्छा लेके आए, ब्राउन ब्रेड लेके आए, डिफिकल्ट चीज़ें ले, मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आए, बट ऑल सेड एंड डन फाइनली उसको कतरा ही खिलाया, तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं गया, ठीक है। तो ये 108 एलिमेंट्स गाय के शरीर में कैसे लाए, आपको शुरुआत से साइकिल वापस करेक्ट करनी है, तो एग या हेन वुड कम फर्स्ट, उस एंगल से वी स्टार्टेड ट्रीटिंग काउ फ्रॉम माल न्यूट्रिशन फर्स्ट, कि उसके शरीर में आप 108 एलिमेंट डालो, ये वनस्पतियाँ डालो, उसके शरीर में 6000 कंपाउंड पैदा करो, उसके शरीर में 1.25 लाख माइक्रो पैदा करो, उस गोबर गौमूत्र के अंदर कोई माल न्यूट्रिशन की जगह नहीं है, उस गोबर गौमूत्र को फिर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करना है। तो माल न्यूट्रिशन अगर सोसाइटी का आपको निकालना है, एज ब्रह्मा कुमारीज वी कैन टेक अ लीड कि पूरी सृष्टि का माल न्यूट्रिशन, या अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम पकड़ेंगे तो 9 महीने के अंदर ही नया जनरेशन जो पैदा होना है वो माल न्यूट्रिशन के बिना का ही होगा। अगर नए बच्चे जो जन्म ले लिया उसको करेक्ट करने में आपको समय लग जाएगा, बट अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट महीने की है, आपको पता है, और उसी टाइम को मदर को आपने ट्रीट करना चालू कर दिया, तो ऐसे समझ लिया कि पूरी नई जनरेशन आपकी अच्छी आएगी, ठीक है। तो गाय को ठीक करने में 1 से 2 महीना लगता है, मदर को ठीक करने में 9 महीने के अंदर फीडिंग ही आपको अच्छा देना है, तो आप ऐसा समझ के 1 साल के अंदर नई जो औलाद आएगी पूरी समाज में, वो पूरी माल न्यूट्रिशन के बिना की आएगी। आध्यात्मिक वो सब विषय अलग हो गया, अभी तो वी आर टॉकिंग ऑन फिजिकल टर्म्स, ठीक है सर, ओके। सो व्हेन यू ये 2 चीज़ करने के बाद, पहले पेस्टिसाइड रेसिड्यू निकाले, उसके बाद अपने उसको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला। नाउ थर्ड इज, उसको ठीक कर दिया मैंने, मैं नेचुरोपैथी में जाके आया, 7 दिन उपवास कर लिए, आयुर्वेद में जाके पंचकर्म करके आया, ऑल प्रोसेस आई डिड कि मेरे को डिटॉक्सिफाई किया शरीर को, पर उसके बाद घर पे आके फिर भाजी पाव पानी पूरी चालू कर दिया, तो वहाँ था वहीं आ गया, ठीक है। सो यू नीड टू फीड काउज विथ सम ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड बोल के आई वुड पुट रादर टॉक दैट ऑर्गेनिक इज अ रॉन्ग वर्ड टू टॉक, सजीव खाना देना है या जीवंत खाना देना है। व्हेन यू टॉक ऑफ ऑर्गेनिक यू फील के वो कार्बन ज़्यादा है, इसके लिए ऑर्गेनिक है। हमारा टर्म्स है उसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर परमात्मा बसता है, उस वैसा खुराक देना है, मरा हुआ खाना नहीं देना। जैसे लायन भी है तो मरे हुए कभी खाने प्रे को नहीं खाता है, वो जीवंत को मार के ही खाता है, उसको पता है कि 6 घंटे में उसमें ऊर्जा निकलने वाली है। जैसे हमारा शरीर एक्सपायर हो गया तो 13 दिन तक ऊर्जा रहेगी, 13वें दिन ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, उसको हमने विदा कर दिया। तो ऐसे किसी को पेड़ पौधे को भी काटते हैं तो उसी एक लाइफ साइकिल ऊर्जा की दी। इफ़ यू कैन मेजर ऑरा के सब पैरामीटर्स अभी अवेलेबल है, ठीक है। अभी तो पत्तों के 7 प्लेन्स ऑफ बॉडी मेजर होते हैं कि हमारे 7 शरीर जैसे है वैसे पत्तों के 7 शरीर है, उसके फोटोग्राफ लिए जाते हैं। दैट इज अ डायमेंशन विच एज ब्रह्म कुमारीज वी कैन टेक अप, ठीक है। एनीवे, तो उसको हम हाइड्रोफोनिक्स में 18 किस्म के ग्रासेस खिलाते हैं, ठीक है। अभी सुबह आपने मेरे को स्प्राउट खिलाया, ठीक है। विज्ञान के हिसाब से 23 kgs ऑफ वेजिटेबल्स is equal to 1 kg of sprout as a nutritional analysis. We are talking only on the terms of nutrition, ठीक है। We are not talking on the terms of enzymes right now, okay. मेरी भाषा नहीं समझती हो तो ब्रेक लगा देना, जितना हिंदी हो सके, ठीक है, ठीक है। हिंदी कभी बोला नहीं, इसके लिए धीरे धीरे बोलना सीख जाऊंगा, सॉरी। सो स्प्राउट्स जो है उसके अंदर 23 किलो सब्जी ले लो और 1 किलो स्प्राउट ले लो
तो दोनों का न्यूट्रिशन एनालिसिस सेम है। अंकुरित किया, अंकुरित जो खाना सर ने मेरे को मूंग खिलाए वो, ठीक है। ओके, माल न्यूट्रिशन है ना, कुपोषण, पोषण जो जी, कुपोषण सबसे बड़ा विषय समाज का है। और हम जैसे कोरोना की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो सत्व वाला खाना है वो, ठीक है, ज्यादा पूरे समाज में न्यूट्रिशन नहीं है, यानी माल न्यूट्रिटेड है, कुपोषण है, इसके हिसाब से हमारी इम्यून सिस्टम टूटी हुई है। हमारी इम्यून सिस्टम टूटी है, इसके लिए सब लगेंगे, कोरोना भी लगेगा, कुछ भी लगेगा। तो हम रूट से करेक्ट करेंगे गाय को, फिर जमीन को, फिर खाना को, तो सब चीज़ अपने आप ही ठीक होने वाली है। और ये टोटल साइकिल को 1 साल से ज़्यादा लगने की कोई गुंजाइश नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग गाय को जो चारा दे रहे हैं वो हाइड्रोफोनिक में अभी उगा के दे रहे हैं। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि हम वो ज़मीन पे नहीं कर सकते, पर ज़मीन को मेरे को ऑर्गेनिक आज पहले दिन ही करना है, शुरुआत के दिन, तो वो होना मुश्किल है। मेरे को 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। तो आपने गाय को ठीक कर लिया पर खाना तुरंत आज देना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके हिसाब से हमने हाइड्रोफोनिक का सिस्टम अडॉप्ट किया है। हाइड्रोपोनिक मतलब बिना मिट्टी के पानी में जो घास चारा होता है, ठीक है। कई लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि पानी में सत कम नहीं होगा? जमीन के अंदर अगर कोई चीज उगेगी तो उसमें सत ज्यादा होगा, न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। समझने के लिए ऐसा समझिए कि माँ का गर्भ है, उसके अंदर बच्चा पानी में ही पैदा होता है, ठीक है। सृष्टि का अगर आप फोटोग्राफ लेते हैं सैटेलाइट से, अगर 100 पेड़ सृष्टि पे हैं तो 99 पेड़ जो है जमीन पानी के अंदर है और 1 पेड़ जमीन पे है। इस रेशियो पे पृथ्वी पे अभी चल रहा है। तो परमात्मा ने पानी को कुछ ज्यादा सत पहले से दिया है, और अगर पानी में सत नहीं भरा होता तो परमात्मा ने उसको 72% नहीं बनाया होता। बस पंच महाभूत देखेंगे तो 72% अपना पानी है, 12% पृथ्वी तत्व है। नहीं तो परमात्मा ने पृथ्वी तत्व को 72% बना दिया होता और पानी को 12 बना दिया होता। पर जब उसने 72% उसको बनाया तो उसके अंदर कोई जीवात्मा ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और साइंटिस्ट के हिसाब से वो लिक्विड कंप्यूटर ऑन द अर्थ है। जैसे गंगा जी के पानी फ्रेश गिना जाता है तो करोड़ों साल से उधर मंत्रो जाप हुआ है किनारे पे, तो हम उसकी वाइब्रेशन जो पानी के अंदर है वो वाइब्रेशन फाइनली समाज को आती है। जब जैसे पूजा करते हैं तो फाइनली पानी आचमन करते हैं, तो उन्होंने जो पूजा की वाइब्रेशन हमारे पे आए, ठीक है। हाईएस्ट, इट इज अ लिक्विड कंप्यूटर ऑन द अर्थ। उससे ज़्यादा लाइव और जीवंत चीज कोई नहीं है पृथ्वी पे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसा समझना कि पानी के अंदर कुछ नहीं है या जमीन के अंदर ज़्यादा है, वैसी बात नहीं है। नहीं तो परमात्मा अपनी सृष्टि के नियम बदल दिए होते, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे, जैसे हम कमल पानी में उगाते हैं तो उसके अंदर 21% सिलिका है, ठीक है, सिंगोड़ा जिसको बोलते हैं। एक ये मेडिटेशन का गीत चल रहा है, सॉरी 2 मिनट, ठीक है, ठीक, सॉरी, इसको ब्रेक लगा देना सर। कोई दिक्कत नहीं। जी सर, स्टार्ट करो। सो गाय को हाइड्रोफोनिक्स में 18 किस्म के ग्रास खिलाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल खाली मैं दे दूंगा। जैसे हम गाय को व्हीट ग्रास खिलाते हैं, व्हीट ग्रास पूरी दुनिया को खबर है, अभी पता है कि कैंसर के अंदर आप व्हीट ग्रास का जूस लोगों को खिलाते हैं। हम बच्चियों को गुरु पूनम के पहले ये व्हीट ग्रास का ग्रोथ कराते थे और फिर फाइनली लास्ट डे पे पूजा कराते थे, ज्वारा, गेहूं का ज्वारा जो बोलते हैं, ठीक है। बट किसी ने उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या था वो समझाने की चेष्टा नहीं की, ठीक है। जो स्प्राउट हुआ तो हमने बताया 23 के बदले 1 का डिफरेंस आया, 23 किलो ये हुआ, 1 किलो ये हुआ, ठीक है। अगर उसको 7 दिन तक आप स्प्राउट के ज्वारा बनने देते हैं तो 350% एंजाइम उसमें बढ़ता है। एंजाइम का मतलब हम जितना भी खाना खाते हैं पचाने में जो फाइनल स्वरूप बना वो एंजाइम्स बने और हमारी ब्लड स्ट्रीम में गए, जिसको हम एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो 350% नॉर्मल से इसमें ज़्यादा हो जाते हैं 7 दिन का ग्रोथ करते तब। और विटामिन ई जो है वो 21% बढ़ जाता है। गेहूं के अंदर विटामिन ई जरा भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कहाँ से भगवान लाता है भगवान को पता। बट ये स्प्राउट किया और उसको 7 दिन तक ज्वारा बनाया तो 21% विटामिन ई भगवान ने पैदा कर दिया।
अभी विटामिन ई जो है हर 7 महीने हमारे शरीर में पुराने कोष खत्म होते नए कोष आते हैं, उसको डेवलपमेंट के लिए हमको विटामिन ई कंपलसरी ज़रूरत है। तो बच्चियों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए विटामिन ई कंपलसरी है, और 7 दिन ये ज्वारा करने के बाद उसको पीना था और उसकी ये प्रणाली प्रोसेस आगे रखनी थी। वो प्रोसेस हमारी ख़त्म हो गई, पर वी कुड नॉट, हम समझा नहीं पाए कि हमारा मतलब क्या था। ठीक है, तो नॉर्मल गाय को मैं 1 किलो 23 किलो खिलाता था, उसके बदले में 1 किलो खिलाता हूँ। उसको भी 300% 350% एंजाइम वाला खाना खिलाता हूँ। उसके अंदर भी विटामिन ई नहीं था, हमने विटामिन ई 21% करके दिया। तो आप समझ सकते हो गाय को कितनी ताकत गई। ठीक है, और वो भी 1 किलो में आई। ऐसे में 23 किलो वही दे देता हूँ। 23 किलो वो खाती थी, इसके बदले 23 किलो मैंने सीधा ये दे दिया। तो आप समझ सकते हैं गाय की ऊर्जा कितनी अपने आप में बढ़ेगी। ठीक है सर, और वैसे 18 किस्म की चीज़ें हमने सिलेक्ट की है कि गाय को क्या क्या बेस्ट न्यूट्रिशन में आएगा। हर एक का एनालिसिस रिपोर्ट किया हुआ है। ऐसे नहीं कि किसी से सुन लिया, इसके लिए आपने बताया अच्छा है ज्वारा तो मैंने ज्वारा स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ साइंटिफिकली, वैज्ञानिक एंगल से और स्पिरिचुअल एंगल से उसकी वैल्यूएशन क्या बैठती है, उसके एंगल से फिर उसको करना है। ठीक है, पर समाज के लिए न्यूट्रिशनल लेवल पे समझे तो सबसे अच्छा वो है। ठीक है, ईजी है। और जो 7 दिन में जो स्प्राउट्स होते हैं या ज्वारा बैठता है, जो 300% एंजाइम बढ़ते हैं, ऐसा समझिए में उसमें ऊर्जा का जो लेवल है, आप वीट ग्रास को इफ़ यू सी दी फूड चार्ट, तो एक होता है पेस्टिसाइड बिना का खाना। हम जो खाना पैदा करने की कोशिश करेंगे, इधर ऑर्गेनिक की बात सेकंड चैप्टर हो गया, तो पहले पेस्टिसाइड्स और केमिकल हमने निकाल दिया, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया, ऑर्गेनिक से न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन में गए। आज से 15 साल पहले जो केला था, से ऑर्गेनिक केला था, उसके अंदर 17% कैल्शियम था। आज के बेस्ट ऑर्गेनिक केले में 3% कैल्शियम है। तो हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, हम तो वहीं अटक गए कि पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं डाला है, पर उसके अंदर जान ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं कर रहे हम। अब समझे मेरी बात? तो न्यूट्रिशन पहले लाना है, उसके बाद जान लाना है। तो सेकंड चैप्टर होगा पेस्टिसाइड फ्री होने के बाद हाई विथ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक वर्ड हम बोलते ही नहीं है, इट इज हाई विथ न्यूट्रिशन, देन इट इज हाई विथ एनर्जी, then it is high with vibration, then it is high with frequency, and then last it is high with pranic energy. तो हमारा खाना फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, हाई इन वाइब्रेशनल एनर्जी, हाई इन एनर्जी, हाई इन फ्रीक्वेंसी, एंड लास्ट इट विल बी हाई इन प्राणिक एनर्जी। अब ये सब चीज़ के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब आपने 5 टमाटर रखे हैं टेबल पे, और पाँचों की हर पैरामीटर आप चेक कर सकते हो। तो केमिकल वाला जो है और लास्ट वाला प्राणिक है, उसका टेस्ट तो नॉर्मल खेती हमको पता लगेगा भाई वो खट मीठा अच्छा लग रहा है, और इसमें कोई ताकत नहीं, भले ऑर्गेनिक अच्छा दिख रहा है पर उसके अंदर कोई खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। बट न्यूट्रिशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ये सब मीटर्स अभी अवेलेबल है। तो वो मीटर्स हम इधर प्रोक्योर करेंगे और वी कैन डू दैट मेथड। ठीक है, कि भाई हम जब आध्यात्मिक खेती की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, और ऊर्जा बढ़ाने की बात हम करते हैं पर मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सो हम मेजर करके दिखाएंगे। That is it. शाश्वत योगी खेती Yeah, yeah. that is exactly एग्जैक्टली, वे टॉकिंग ऑन दोस्तों। और समाज को अगर ये खाना हमने पिरोस दिया, तब समाज की व्यवस्था पूरी बदल जाएगी। एंड दैट इज, वही हमारा मॉरल ड्यूटी अभी है। हम लोग वही Yes. कर रहे हैं। वही बस उसी पे हम जो भी हाँ, इन रियल सेंस सात्विक भोजन इसको कहेंगे। यस। अभी ये ऊर्जा कैसे हार्नेस करनी, जैसे ओम हम बोलते हैं तो ओम की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 781 हर्ट्ज है। ओके, गायत्री मंत्र हम बोलते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 155 हर्ट्ज। ओके, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, हर एक मंत्र की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर हम 781 से लेके 10,000 हर्ट्ज तक की सीडीज, या तो कोई उच्चारण करे अलग बात हो गया, पर सीडीज बना के आप जमीन पे या गौशाला में लगा देंगे, तो उस ऑरा की फ्रीक्वेंसी अपने आप, क्योंकि इतना मंत्रोच्चार तो रोज नहीं कर पाएंगे। हाँ मीन्स आप लोग करें, तो मेरे को जितनी समझ आई तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ डू यू हार्नेस, सृष्टि से एनर्जी कैसे खींचना, उसके डिफरेंट मेथड, जैसे कोई हवन करवाता है,
कोई हम शिव योग कोई करने की बात करते हैं, हर एक अलग अलग मेथड किया है, बट फाइनली ऊर्जा सृष्टि से लेनी है और हमारे क्रॉप को देनी है, ठीक है, और वो समाज को पिरोसना है। तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक शब्द को भूल के सजीव खेती विथ हाई प्राणिक एनर्जी और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ऐसा ही कुछ हमको उसको हमने नाम दिया है शाश्वत यौगिक खेती, ठीक है, एग्जैक्टली वही नाम दिया है, ठीक है। बट नाउ वी विल बी इन पोजीशन, हम इसको लेबोरेटरी से मीटर से मेजर करके लोगों को समाज को पिरोस पाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ग्राउंड रियलिटी में चाहिए यस, कि भाई हम जो बोल रहे हैं हो रहा इसका है। साइंटिफिक प्रूफ के साथ में, ठीक है ना, ये बहुत आवश्यक है। Yes. अगर ये दिस इज पॉसिबल देन बहुत दिस इज पॉसिबल, ऐसी मीन्स क्रिएट हो सकता वी कैन डू इट प्रॉपरली। और आपको अपने आप ही पता लगेगा कि मेरी गाय माता का दूध ये आ रहा था और ये फ्रीक्वेंसी मैंने 781 हर्ट्ज चालू की है, मैंने फिर 900 की फ्रीक्वेंसी चालू की है, फिर मैंने 10,000 की फ्रीक्वेंसी पे लेके गया हूँ, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी और उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस कैसे बदल जाएगा, वी कैन मेजर इट, ठीक है। एनीवे, सो हाइड्रोफोनिक्स की जो बात कर रहा था वैसा घास चारा हमको इसको खिलाना है। अच्छा, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स की मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि जमीन पे अगर हम घास चारा करते हैं तो 1 केजी ग्रास के पीछे 200 से 250 लीटर पानी जाता है। हम कोई मेजर नहीं करते हैं, परमात्मा ने दिया है तो उसको वेस्ट करने की हमको छूट नहीं दी है, कोई हक नहीं हमारे पास, ठीक है, राइट। सो और हाइड्रोफोनिक में अगर करते हैं तो 200 लीटर के बदले खाली 2 लीटर जाता है। आप समझिए 98% आपने पानी बचा दिया, तो परमात्मा ही काम कर रहे हैं आप। इट रिमेन्स एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट देन ऑल्सो क्रॉप को उगाने के लिए आपको 2% पानी चाहिए, 98% सॉरी सर, हाँ हाइड्रोफोनिक में तो उसमें 1 केजी ग्रास के लिए आपको 200 से 250 लीटर पानी जाता है। हमने काफ़ी फार्म के ऊपर मीटर लगा के मेजर किया है, किसी को पता नहीं होगा कि 1 एकड़ पे आप पानी कितना दे रहे हो, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, कोई यूनिवर्सिटी बताती नहीं है कि 1 एकड़ में हम कितना पानी फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा कायदे से काम चलाता है पानी का फ्लड इरिगेशन में, तो 1 एकड़ के पीछे आज के दिन में 1 करोड़ लीटर जा रहा है, यानी 10,000 आदमी का पीने का पानी 1 एकड़ जमीन में हम डाल रहे हैं। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट में 50 लाख एकड़ फार्मिंग की है, ऐसे 33 है, समझ लीजिए कितना पानी डेली वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी बात पे आइए, जमीन के ऊपर अगर ग्रास आप उगाते हो तो 1 एकड़ में 40,000 किलो ग्रास 1 साल में होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। यही स्टैंडर्ड अमेरिका में 100 है, यहाँ 40,000 है, वहाँ 1 लाख है, ठीक है। बट हमारी पोजीशन में 40,000 केजी है। अगर हाइड्रोफोनिक की सिस्टम करते हो 1 एकड़ की, तो 40,000 किलो 1 साल का नहीं, 40,000 किलो रोज का होता है। 365 टाइम्स प्रोडक्शन आप ज़्यादा ले पाते हो। अब मेरी बात समझे, तो अगर आपने 500 एकड़ में हाइड्रोफोनिक खाली किया है घास चारा, तो ऐसा समझिए 130 करोड़ लोगों का पीने का पानी खाली 500 एकड़ बचा पा रहा है। 500 एकड़ बहुत छोटी चीज़ है, समझे, पर उतने में ही अगर सही ढंग से आप फार्मिंग करते हो या हाइड्रोफोनिक्स करते हो तो 130 करोड़ लोगों का पीने का पानी उसी से बच जाता है, ठीक है। इट इज़ 400 करोड़ लीटर्स पर डे, और एक आदमी का रोज का 3 से 4 लीटर एवरेज गिनेंगे तो 130 करोड़ लोगों का पीने का पानी पूरा हो जाता है, ठीक है। कंजर्विंग वाटर, ठीक है। एनीवे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपने जिक्र किया तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। एनीवे, ये गाय को ट्रीटमेंट की बात आ गई। गाय को फाइनली ये प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, उसके गोबर में 40% अवेलेबल फॉर्म में कार्बन होगा। अवेलेबल फॉर्म में मतलब जमीन और पेड़ खा सकते हैं उस स्वरूप का। मैंने गाय को कचरा खिलाया, पेस्टिसाइड खिलाया है, तो उसका कार्बन है वो कोयले के स्वरूप में कन्वर्ट हो गया है। इट विल बी चिलेट्स ऑफ कार्बन विच जो हमारा शरीर या जमीन या झाड़ खा नहीं पाता है। यानी मैंने आपको 2000 किलो कैलोरी खिलानी है, 4 रोटी भी दे सकता हूँ और 1 किलो कोयला भी दे सकता हूँ, तो दोनों में किलो कैलोरी सेम है, दोनों में कार्बन सेम है, पर आपका शरीर कोयला नहीं खा पाएगा, आपका शरीर रोटी खा पाएगा। तो अगर गाय माता को हमने कचरा खिलाया है,
पेस्टिसाइड और केमिकल खिलाया है, तो उसके गोबर हम समझते हैं गोबर अच्छा है, गाय माता का गोबर है, पर वो गोबर कार्बन के स्वरूप में, कोयले के स्वरूप में हो गया है। तो हम कितना भी ज़मीन में डालते हैं, ना ज़मीन खा पाती है ना पेड़ खा पाता है, फाइनली ऐसा ही रह जाता है। और हमको अच्छा लगता है, हमने फार्मिंग कर लिया, ठीक है। तो 40% कार्बन अवेलेबल फॉर्म में होगा। आज की 99% गाय को बाजार में देखेंगे, उसमें से 1% भी कार्बन जमीन खा सके उस स्वरूप का नहीं है। और हिंदुस्तान में 5% लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और वो सब गौशाला या पांजरापोल से गोबर उठा के लाते हैं। और वो गोबर ऐसा है जिसके अंदर कोई सत नहीं है, 100% कचरा है, 100% पेस्टिसाइड भरे हुए हैं, कार्बन 100% कोयले के स्वरूप में है, और वो ज़मीन को हम पिरोसते हैं। और हम बोलते हैं 10% लोग अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गए, और वो खाना हम डबल रेट में दे रहे हैं वापस। भाई 100 रुपये की सब्जी है तो हम 200 रुपये की सब्जी ले रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जी ले आए हम। समझे, पर हमको पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि कोई मेजर करके देता ही नहीं है। आप समझे, कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं आता है। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का रेट क्यों डबल करते हैं, ऐसा समझिए कि मैं 100 किलो गेहूं कर रहा था 1 एकड़ में, मैंने ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर दिया तो मेरा प्रोडक्शन 50 किलो हो गया। अब मेरे को उतनी आवक चाहिए तो मैंने उसका रेट डबल कर दिया, ठीक है। तो आपने रेट डबल जो किया है, वो उसकी ऊर्जा बढ़ी, उसका रेट नहीं दिया है, उसका न्यूट्रिशन बढ़ा, उसका रेट नहीं दिया है, तो उसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आप कर रहे हो। आप समझे मेरी बात? नहीं, बस बढ़ता था, चेक किया। नहीं, समझो विटामिन ए 1% है, तो विटामिन ए आपका 2% हुआ, तो आप डबल ले सकते हो, उतना नहीं बढ़ पाता है। वी डोंट डिनाई उससे नहीं बढ़ेगा, पर जिस हिसाब से मार्केट की प्रणाली चल रही है उस हिसाब से वो सिस्टम नहीं चलेगी। डबल तक तो हुआ, डबल तक कितने साल में हो गया? न्यूट्रिशन, पहले साल। न्यूट्रिशन या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन, उसकी ताकत। वो कैसे न्यूट्रिशन से मेजर किया आपने? हाँ, वो आए थे चेक करने के लिए, गन्ने पे किया था। वो मेरे को खाली समझाना, मैं आई विल बी इन पोजीशन टू एनालाइज कि वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे, हुआ है तो अच्छा है, उन्होंने राइट मेथड से किया होगा, वी डोंट। पर 90% लोग जो कर रहे हैं वो समझते नहीं है और सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। एनीवे, सो गाय का गोबर 40% कार्बन होगा, उसके अंदर 108 एलिमेंट मिलेंगे, उसके अंदर 6000 कंपाउंड मिलेंगे और 1.25 लाख टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे। ऐसी गोबर गौमूत्र का हमको फिर आगे जो ऑर्गेनिक खाद बनाना है उस प्रोसेस में हमको जाना है। अभी हम सब लोग जीवामृत की बातें शायद करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है। हम लोग एक 200 लीटर का बैरल है, उसके अंदर गोबर, गौमूत्र, गुड़, मिट्टी डाल के 7 दिन के लिए सड़ा देते हैं और फिर उसको ज़मीन में जाने देते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सिस्टम रहा है। तो उसके अंदर हमारा सिस्टम ये हो गया कि गोबर और गौमूत्र की क्वालिटी हमने बदल दी, जो खराब था उसके बदले हमने अच्छा डाल दिया, ठीक है। 1 ग्राम गोबर के अंदर अगर 1 करोड़ जीवाणु है, समझने के लिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग होते हैं, ऐसा समझिए कि 1 करोड़ है तो 7 दिन के बाद वो 5 करोड़ तक मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब 5 करोड़ हो गए। हम जो सिस्टम कराने के लिए बात कर रहे हैं इधर आपको, वो सीधा 100 करोड़ होगा, ठीक है। स्ट्रेट वे आपका 100 करोड़ हो गया। तो नॉर्मल गोबर आपने लिया जिसके अंदर 5 जीवाणु थे, अच्छी गौशाला में 50 जीवाणु थे, 50 के बदले आपने 50,000 से 1 लाख की किस्म के कर लिए। 1 करोड़ का 5 करोड़ था, उसके बदले आपने 100 करोड़ कर दिए, उसको जमीन में पिरोस दिया आपने। आपका खर्चा जो है वही रहा, मेथड आपने बदल दी, आपका खर्चा कोई बढ़ा नहीं है, बट आपने मेथड बदल दी, उसके कारण आपकी ये ऊर्जा या आपकी न्यूट्रिशन लेवल ऐसा बढ़ गई, ठीक है। अब ये टोटल पैकेज करने से गौशाला को या फार्मर को क्या बेनिफिट होगा? फाइनली हर आदमी बोलेगा अब अच्छी चीज़ करेंगे और हमारा खर्चा बढ़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, पेस्टिसाइड निकालना, उसका न्यूट्रिशन बढ़ाना, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण निकालना, उसका हाइड्रोफोनिक करना, ये सब पैकेज करने के बाद अगर आप समरी देखेंगे तो अपनी गौशाला में 5 या 10 गाय पे अगर हम ट्रायल करेंगे तो खाने का जो खर्चा है वो मैं आपको 10% से 25% 2 महीने में कम करके दूंगा, ठीक है। मीन्स फाइनली हमको तो खर्चा बचाना है, आम आदमी को तो पैसे हाथ में आने चाहिए अच्छा करने के बाद, ठीक है। दूसरी बात, दूध की जो आवक है वो 2 महीने के अंदर आपको बेयर मिनिमम 25% बढ़ा के दूंगा, या बढ़ेगी, बढ़ा के दूंगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो ईगो वाली बात हो गई, ठीक है, बट अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो 10 से 25% खर्चा कम होगा, 25% दूध की आवक बढ़ेगी, और एक गाय के गोबर गौमूत्र से 200 लीटर जीवामृत डेली बनेगा, जो सिस्टम बनाएंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि आप वो 7-7 दिन का प्रोसेस करते हैं, ड्रम में करते हैं, तो कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेशन नहीं बैठता है, छानना ये करना, वो कन्वीनियंस ऑपरेशन नहीं बैठता है। अगर 200 लीटर एक गाय के गोबर गौमूत्र से हमने डेली बनाया और 1 रुपया प्रति लीटर भी हमने बेचा इसको,
इतनी सब चीज़ अंदर आ गई, ठीक है, मीन्स इतने माइक्रोब ये सब हमने डाल दिए। 1 रुपये लीटर भी करते तो एक गाय से 200 रुपया डेली का हम कमा लेते, ठीक है। दूध से भी 200 रुपया डेली नहीं आता है। एक गाय का खाने का खर्चा एवरेज 200 रुपया डेली होता है। 365 दिन के लिए हमको खाना खिलाने पर दूध मिलता है 250 दिन के लिए टोटल, और उसमें भी 200 गाय, उसमें से 20 गाय दूध देती है, बाकी 80 गाय हमको दूध नहीं देती है। तो समराइजिंग करेंगे तो फाइनली नटशेल में उसकी आवक अगर 300 रुपया लीटर दूध का रेट होगा तो आपको 0-0 मैच होगा, तब तक मैच होना मुश्किल है, बिकॉज वो पैरामीटर्स 100 का खर्चा माँ इसके जीवाते उसका। हाँ ठीक है, एनीवे अभी नॉर्मल जो जीवामृत बनाते हैं और ये जीवामृत में डिफरेंस क्या होगा। इनपुट हमने रॉ मटेरियल चेंज किया, गोबर और यूरिन फर्स्ट। एक बात, 7 दिन तक हम सड़ाते हैं जब इसको, तो हमको छानना पड़ता है उसको, ठीक है। अब 10 किलो एग्जैक्ट वजन करके, मेरे को ब्रेक लगाना तो बताना सर। नहीं, वो एक भाई को बुलाना। हाँ ठीक है, या बोरिंग है तो बताना, तो ब्रेक मार दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो चेंज कर ठीक है, तो 10 किलो अगर आप गोबर सड़ाते हैं बैरल में और 7 दिन के बाद उसको फिल्टर करते हैं, तो आप वजन करना एग्जैक्टली 5 किलो रह जाता है, यानी 5 किलो ही आपका फर्टिलाइजर बन के गया, 5 किलो गोबर ऐसे रह गया, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो जो कार्बन हमको जमीन को खिलाना था, माइक्रोब को खिलाना था, माइक्रोब का खाना, जीवाणु का खाना कार्बन है, वो कार्बन हमको इसको जमीन को पिरोसना था, उसके बदले ऐसे ही रह गया। तो अपने जो नई पद्धति करेंगे उसके अंदर ये 100% कार्बन जो है वो डिजोल्व हो जाएगा, गोबर का कोई अवशेष रहेगा ही नहीं, पूरा पूरा डिजोल्व हो जाएगा। हम लोग कंपोस्टिंग की जनरली बातें करते हैं कि गोबर इकट्ठा किया और उसके ऊपर हमने बैक्टीरिया डाल दिया, उसको कंपोस्टिंग कर दिया। हम प्रैक्टिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं कि गोबर के साथ जो बैक्टीरिया हवा में से ऑक्सीजन खींचते हैं, एक्सोथर्मिक बैक्टीरियाज है, ठीक है, हवा में से ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के CO2 बना के हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है। अगर 100 किलो गोबर को आपने या ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्टिंग किया है तो C + O2 बराबर CO2 हुआ, यानी एक कार्बन प्लस 2.67 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3.67 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 100 किलो में से 367 किलो कार्बन डाइऑक्साइड आप हवा में उड़ा देते हो। तो जो कार्बन आपको जमीन को पिरोसना था, बैक्टीरिया को पिरोसना था, ऊपर आपने डाल दिया। इस पद्धति में जो एनारोबिक पद्धति करेंगे उसके अंदर 367 में से 367 में से 7 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ता है, 360 किलो कार्बन जो है वो जमीन के ये ऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ह्यूमस बोलेंगे, ह्यूमिक एसिड बोलेंगे, या जिब्रेलिक एसिड बोलेंगे, फुल्विक एसिड बोलेंगे। ऐसे 18 किस्म के टोटल कार्बन के कन्वर्जन है। बट वो सब खुराक जो है, जो बैक्टीरिया खाता है, वो खुराक के अंदर कन्वर्ट हो गए। जैसे हमारे शरीर ने कुछ खाया तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सबका हमारे शरीर में चला गया, अभी जब शरीर को चाहिए तब वो ले लेगा। तो ये अवेलेबल फॉर्म में जमीन में आपने डाल दिया, बैक्टीरिया को जब भी खुराक के स्वरूप में चाहिए तब वो ले लेगा, उसमें से उसके प्लेटर में पड़ा हुआ है, जब उसको चाहिए तब वो ले लेगा, ठीक है। अभी ये पहला तो कार्बन आपका बच गया, 5 करोड़ के बदले 100 करोड़ उसमें माइक्रोब हो गए। 200 लीटर डेली बेसिस पे एक गाय में से बन पाएगा। आज के दिन में ये खाद हम 25 रुपये से लेके 100 रुपये लीटर पे बेच रहे हैं। अगर 25 में बेचा तो ऐसा समझिए कि एक गाय से 200 लीटर मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 5,000 रुपया एक गाय के गोबर गौमूत्र से मिलते हैं। हम तो 1 रुपये की बात कर रहे हैं कि 1 रुपये में अपनी खेती करता है तो 200 रुपया तो उसको आवक हो गई, बाहर से लाने का बंद हो गया, ठीक है। और ये खाद कोई भी यूनिवर्सिटी के साथ हम एनालिसिस करके दिखा सकते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का कोई भी एक खाद अगर आप लेते हैं तो 100 रुपये से लीटर के नीचे एक भी खाद नहीं आती है यूनिवर्सिटी की, कोई भी ऑर्गेनिक खाद, ठीक है सर। और एक बोतल के अंदर एक बैक्टीरिया से ज़्यादा वो देते नहीं है कि भाई लैक्टोबैसिलस दे दिया, साइनोबैक्टीरिया दे दिया, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग दे दिया, ऐसे 10 किस्म के बैक्टीरिया यूनिवर्सिटी के पास या समाज के पास है। उतने ही आपको 1 लीटर 100 रुपया एक बैक्टीरिया। आप समझो 1 लीटर में कितना और डाल रहे हो, कितने जीवाणु डाल रहे हो, कितनी प्रजाति के जीवाणु डाल रहे हो, और वो आपको 1 रुपये में घर में गिर रहा है। तो फार्मर की कॉस्ट अपने आप कितनी कम हो जाएगी। ये टोटल प्रोसेस जो करेंगे उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो सबसे बड़ी 2-3 तकलीफें आ रही है समाज में आज के दिन में,
कि केमिकल से मैंने ऑर्गेनिक में शिफ्ट किया तो पहले परसेंट 25 से 50% उत्पादन कम होता है। ये करीब करीब सब लोगों की तकलीफ है। कोई अच्छा करता है तो 25% कम हुआ, बट एवरेज 25% बेयर मिनिमम उनका खर्चा, ये प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसको वापस नॉर्मल लाने में उनको 2 से 3 साल लग जाता है। अभी जिनके पास पैसे वो तो उसको सस्टेन कर लेते हैं। नॉर्मल 80-90% लोग हमारे पास गरीब है, जिसके पास वो सस्टेन करने की ताकत नहीं है, तो उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम ये जो पद्धति बता रहे हैं उसके अंदर अपनी ज़मीन में ही करेंगे कि अपनी ज़मीन 1 एकड़ एक प्रोसेस से आप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक में केमिकल किया है, एक में अपने ऑर्गेनिक अपनी मेथड से किया है, जो भी कन्वेंशनल ऑर्गेनिक मेथड चली, और ये 1 एकड़ अपने ये ऑर्गेनिक से करेंगे। तो पहले साल में प्रोडक्शन 1% भी केमिकल से नीचे कम नहीं आएगा, वो हम फार्मर को गारंटी कर सकते हैं। जैसे अपने कच्छ में मॉडल आप सोच रहे हो, तो हम फार्मर्स को, और कोई भी 1 रुपये का नुकसान हुआ तो मेरा पीडीसी चेक आपके पास पड़ा रहेगा, आप एनकैश करने से 100 रुपये का नुकसान हो मेरे से ले लो, सिंपल बात। ठीक है, तो वो हम 100% कर सकते हैं। दूसरी बात है, पेस्टिसाइड्स का जो प्रॉब्लम है अटैक का, उसका सॉल्यूशन ऑर्गेनिक एंगल से बहुत मुश्किल हो रहा है समाज में। अलग अलग किस्म के फार्मूला सब ने बनाए हुए हैं। कोई हींग का स्प्रे करता है, कोई गार्लिक का स्प्रे करता है, कोई मिर्ची का स्प्रे करता है, कोई पत्तों का स्प्रे करता है। ठीक है, अलग अलग हर एक ने अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ पॉसिबल थी उसका ट्रायल किया है। ठीक है, हमने ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 40 किस्म के पत्ते हैं जो दुनिया के साइंटिस्टों ने पारित किए कि ये, जैसे आंकड़ा है, धतूरा है, वैसे काफ़ी पत्ते हैं। हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं। से मैं हल्दी का एग्जांपल दूंगा आपको। हल्दी का मैं एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ फार्मिंग के लिए, तो मेरे को 100 kg हल्दी में से 250 ml खाली मिलता है। आप समझे सर? जी, और दे वैसे थोड़ा, हाँ लाओ थोड़ा पानी दे। इसमें डाल दीजिए सर, आधा ही। थैंक यू। आप सबको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे। अच्छा किया, पर आप भी आ गए हिंदी में। तो समझो मैं हल्दी को यूज़ करता हूँ पेस्ट अटैक के लिए, एज फॉर एग्जांपल। तो हम लोग क्या करते हैं, हल्दी का पाउडर बनाया, उसको हमने जो कल्चर बनाया उसके अंदर वो पाउडर को डाल दिया, और बोलते हैं उसका उकाड़ा बनाया या मिक्सचर बनाया या कल्चर बनाया, जो भी बनाया। ठीक है, अगर 100 kg हल्दी आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो पेस्ट अटैक के लिए जो चीज़ है वो 250 ml है खाली 100 kg में। और समझे, तो आप 100 kg कब फार्मर डालेगा और उसको 250 ml कब मिलेगा, तब जाके उसको रिजल्ट नहीं आता है। तो हमने क्या किया, वो 100 kg लिया, उसमें से 250 ml निकाल दिया, उसको सीधा आपको पेस्ट अटैक के लिए दे दिया। तो ऐसे 40 जो पत्ते हैं, वो 40 पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसका कंसोर्शियम बना के आपको सीधा दे दिया। वही प्रोसेस इधर करेंगे, बनाने का प्रोसेस भी इधर करेंगे, ऐसे कोई सीक्रेट वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर आपको मैक्सिमम 1 से 2 रुपये लीटर गिरता है, और समाज में 1000 से 3000 रुपये लीटर पे फर्टिलाइजर के बिक रहा है। ठीक है, नींबू पानी, हम्म, नींबू पानी चलेगा। अच्छा लगेगा। नींबू पानी। कपास गिनेंगे, अभी कॉटन में सबको गुलाबी जड़ जो बोलते हैं, गुलाबी पिंक बॉलवर्म्स जो बोलते हैं, उसका पिछले 2 साल से सबसे बड़ा तकलीफ आ रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक एंगल से केमिकल वाला भी सॉल्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिक तो बाद में बात रही, केमिकल वाला भी सॉल्यूशन लास्ट में कोरोजन मार के थक गए, उसमें भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे 1-2 फार्मर्स है पिछले 2 साल से हमारी पद्धति कर रहे हैं। हमने इसको, ये पिंक वॉल्व्स का जो प्रॉब्लम आया, तब पूछा भाई तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही पूछने के लिए, सबको दुनिया में आ रहा है। फिर हमने सुभाष पालेकर साहब को फ़ोन किया कि भाई आपने जो मेथड किया इसमें कोई रास्ता बना है। उनका ये कहना था कि जब तक आप ये हाइब्रिड सीड यूज़ करेंगे तब तक ये इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, हमने हमारे फार्मर को पूछा भाई तेरे को तकलीफ है, उसने बोला मेरे को तो 25 लाख हेक्टर में मेरे यहाँ कभी आया ही नहीं है, अब जिसको भेजना है यूनिवर्सिटी को भेज दिए, देख ले मेरे यहाँ।
उसने तो हमने बताया तो उससे आपसे प्रोसेस कर रहा था, हमने तो एक बार प्लांट दे दिया, मेथड दे दी, फिर हम डेली पूछते नहीं किससे क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इतने 40 का सोल्यूशन भी नहीं दिया था, आप समझो उस टाइम पे तो 2 साल पहले। अभी 40 का सोल्यूशन अभी हमने समझा पूरा, तभी भी जाके उसका मेजर प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो ये पेस्ट जो है बनाने का और ये फर्टिलाइजर बनाने का इधर ही हम करेंगे, जो आपने एजुकेशन सेंटर बताया, तो एजुकेशन सेंटर इधर ही बनेगा, हर एक का टेक्निकल, और सब जो 40 किस्म की चीज़ें औषधियाँ है सब इधर ही उगाएंगे। जैसे हम वन बनाने की बात कर रहे हैं तो इधर ही उगाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अपना ही माल होगा, अपने ही बनाएंगे, अपने ही दिखाएंगे और सॉल्यूशन करके देंगे, दैट विल सॉल्व एंटायर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में दूसरा प्रॉब्लम था, फर्स्ट का इनकम कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेकंड था पेस्ट अटैक का, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। तीसरी बात, केमिकल में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो हर साल आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है। इस साल आपका 100 किलो था तो अगले साल 110 होगा, फिर 120 होगा, 130 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इस ऑर्गेनिक सिस्टम जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम 100% गारंटी कर सकते हैं कि हर साल बेयर मिनिमम 10%, या हम बोलेंगे उस हिसाब से आप करोगे तो 33% आपका बेयर मिनिमम प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और उसके साथ खर्चा जो है आपका, ताकतवर बना दिया ना, तो नेचर को तो देने क्या होता है, जी उसका क्वालिटी ये देना होता है। जी जी जी, इसलिए माँ कहते हैं नेचर को, यस यस, वो देती है, वो जैसे ठीक हो जाती है वो और देती है, ठीक है। तो अपने आप ऊर्जा बढ़ गई, कार्बन बढ़ गया, तो अपने आप वो प्रोडक्टिविटी देती है। तो 10 से 33 इसके लिए बोलते हैं, नहीं तो 33 बोलूँगा तो कोई मेरे को पकड़ेगा, समझे। तो इसके लिए बोलता हूँ भाई 10% तो कम से कम बढ़ेगा। अगर मैं कहीं आता भी नहीं हूँ तो अपने आप 10% तो ऐसे ही बढ़ जाए, बिकॉज आपने उतना बढ़ा ही दिया, अंदर जो माल देना था, बैक्टीरिया बढ़ाना था, कार्बन बढ़ा था, न्यूट्रिशन बढ़ा था, तो आपने अपने आप ही इकोलॉजी को रीइंस्टेट कर दिया है, तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात है, हर साल मीन्स इन 3 साल के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बेयर मिनिमम डबल करके दे पाएंगे फार्मर्स की, और 3 साल में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, खर्चा है, वो 50% बेयर मिनिमम कम हो जाएगा, पूरे में कॉस्ट कम हो जाएगा 3 साल के 3 साल के अंदर, ठीक है। पहले साल के अंदर रिजल्ट तो मिल गया भाई, खर्चा आपका उत्पादन कम नहीं हुआ। दूसरे साल से हर साल आपका उत्पादन 10% बेयर मिनिमम बढ़ा, हर साल 10% आपका खर्चा बेयर मिनिमम कम हुआ। और ये एक एक प्लॉट अलग अलग किस्म के, भाई इधर मक्का हो रहा है तो मक्के का 1 एकड़ लिया, आपके यहाँ दूसरी कोई चीज़ सब्जी होती है तो सब्जी का 1 एकड़ लिया। तो हर एक के अंदर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके डेटा मेजर करके अपने को करना है, ठीक है। और पानी की खपत अगर ऑर्गेनिक राइट ढंग से आप करते हैं, कुछ भी फॉलो नहीं करते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब भूल जाइए, खाली कार्बन 2% जमीन में बढ़ जाएगा, तो आप ऐसा समझिए 50% वाटर कंजम्पशन आपका ऐसे ही कम हो जाएगा, 2% खाली कार्बन बढ़ने से। और जितने लोग समाज में आज के दिन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, सब 10 साल के बाद भी 2% कार्बन लोगों को नहीं आया है। मुश्किल से 2-5% लोग, 2-5 गिने हुए आदमी ढूंढ पाएंगे टोटल गुजरात में, अहमदाबाद में या कहीं भी, कि जिसके 2% कार्बन आ गया है। हम अपनी जमीन के अंदर 1 साल में 2% कार्बन बढ़ा के देंगे, तो प्रैक्टिकल दिख जाएगा इधर ही, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का तरीका बताना, साइंटिफिक है पूरा। हाँ। नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल का तरीका है, तो इसलिए वो इतना ऑथेंटिकली बोल रहे हैं कि होगा ही। उसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। आपने 1+1 किया 2 होना ही है तो उसका डाउट आने का कोई जगह ही नहीं रहा आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिकली ये होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आदमी करेगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा और उसका कॉस्ट कम होगा। तो मैं अगर टमाटर 10 रुपये दे रहा हूँ केमिकल वाला, तो मेरा खर्चा ऑर्गेनिक में 50% नेट कम होना है, तो मैं 5 रुपये पे दे पाऊँगा, ऐसा समझिए। तो हमारी सोच ऐसी है कि अगर केमिकल के रेट पे या उससे 5% रेट पे आपने ऑर्गेनिक दिया तो पूरा समाज ऑर्गेनिक खा पाएगा, अब समझे। ये सब चीज़ करने का फाइनल ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि मेरी वाइफ बाजार में जाती है, 10 रुपये का टमाटर है, उधर 100 रुपये का टमाटर, तो 100 रुपये वाला नहीं लेती है। भले उसको पता है महेश के पास इतने पैसे, पर 100 रुपये वाला नहीं खरीदती है वो बोलती है 10 रुपये वाला ही लो, क्या फर्क पड़ना है आप समझे कि नहीं। अगर पैसे वाले भी ये सोच पाते हैं कि 10 रुपये और 100 रुपये में इतना डिफरेंस है, तो आम आदमी बेचारा कब सोचेगा, उसके पास तो है ही नहीं, उसके पॉसिबल ही नहीं है। मार्जिन भी नहीं है। तो हमने ये सिस्टम बना दिया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी 5% केमिकल से परमानेंट सस्ती मिलेगी। अगर 50% आपको फायदा होता है तो 5% कम करने में कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है, सीधी बात है, ओके। और हर एक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देंगे, उससे बात तो और कोई, लाइव सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है सर, ओके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो सब लोगों को जहाँ भी तकलीफ है, और ऐसे हर एक फार्मर जिस जिस एरिया में आप लेते हो उनको बताएंगे कि आपका जो 10 एकड़ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 1 एकड़ हमको दीजिए,
ठीक है, 1 एकड़ हम हमारे तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। और 1 एकड़ में अपने आप रिजल्ट देखेगा, अपने आप दौड़ेगा। हम बोलेंगे तू ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जा तो नहीं तैयार होगा। हम बोलेंगे 1 एकड़ में अगर नुकसान जो तेरा हम भरपाई कर देंगे, फिर 1 एकड़ हमको करने दे। हर क्रॉप में किसी कोई कैस्टर करता है, कोई कॉटन करता है, हर एक जितने 50 के क्रॉप्स है, हर एक का 1 एकड़ ऐसा ले लो, ठीक है, तो इमीडिएट 1 ही साल में रिजल्ट आ जाएगा। लंबा भाषण करने की अपने की जरूरत नहीं, 1 ही सीजन में खत्म हो जाएगी बात, ठीक है, राइट मेथड से करने से, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी साइंस या डिफिकल्ट इक्वेशन कोई नहीं है, समझे। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जैसे परमात्मा को लोगों ने बहुत डिफिकल्ट बना दिया है कि उसको अचीव करना इतना मुश्किल है, परमात्मा को जा ही नहीं चाहते हो, समझे समझे। और कोई चीज़ हमको भाषण नहीं करनी है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है बस। आप ट्रेनिंग स्कूल भी रखो और 1-1 प्लॉट बना के रखो, और हर एक एरिया जाओ, जैसे आपने कच्छ सिलेक्ट किया है तो बोला 1 एकड़ हम करके दिखाएंगे, बस बात खत्म हो गई। जो नुकसान हुआ महेश भरने के लिए तैयार है, बात आपके सिर पे भी नहीं आएगी, ठीक है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसमें कोई, बट गाय को ट्रीटमेंट सही ढंग से करना जरूरी है, उसके अंदर सवाना किस्म के माइक्रो पैदा करना जरूरी है। सर से एक और बात करें, सर आ जाओ, हम ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करने से कोई प्रॉब्लम और इतना डिफिकल्ट है ही नहीं कोई चीज़, समझे। हमने डिफिकल्ट बना दिया समझने के लिए, और क्योंकि आप एजुकेशन प्रकृति का नियम है। और सर मज़े की बात ये है माँ कि मैक्सिमम 2 साल लगेंगे आपको लोकल इकोलॉजी को वापस रीइंस्टेट करने। आपने जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है, हाँ, तो अगर वो रीइंस्टेट कर दी तो फॉरेस्ट में कोई हमको माली की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप दुकान चला ही रहा है, ठीक है। तो वैसा हमने अपनी फार्म के अंदर वो इकोलॉजी माइक्रोबियल स्टेटा बना दिया वापस, वो अपने आप ही चलती रहेगी, फिर उसको फार्मर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब समझे, कोई जीवाणु आएंगे ही नहीं, आएंगे तो अपने आप भाग जाएंगे, उधर सब खली पहलवान बैठे, मेरा काम नहीं इधर, तो अपने आप ही चला जाएगा वो। अब समझे, रहेंगे तो सब, कोई भागने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबको साथ में रखे हैं, तो रहेंगे तो सब, पर वो खाना नहीं आएगा कि भाई इधर मेरा काम नहीं है, इधर खली पहलवान पहले से ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे काफ़ी टॉपिक्स है, अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बीच में डिस्कशन हुई थी, मैं बता दूं। कार्बन बढ़ाने से अपने आप 50% पानी कम हो गया, अलग विषय हो गया, ठीक है। ये जो जीवामृत हम बना रहे हैं, उससे कैसा भी दरिया का पानी आप दो, उसको मैं मीठा कर सकता हूँ। कैसा भी दरिया का पानी, यानी 45,000 TDS का पानी, ये अच्छी क्वालिटी जीवामृत जो अपने को 1 रुपये किलो में गिरने वाला है, 1 रुपये लीटर पे, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु है, 1 लाख किस्म के जीवाणु है, उसके अंदर 100 करोड़ तक मैंने मल्टीप्लाई की है, वो कैसी भी सेलिनिटी उसको तोड़ देता है। Yes, it is natural buffering process and natural chilation process that nature is going to do, ठीक है। अभी सबको हम बफरिंग चिलेशन बोलते हैं, लोग नहीं समझ पाते, पर ये आप इतने माइक्रोबियल स्टेटा इकोलॉजी में रीइंस्टेट कर दिया, अपने आप वो ठीक कर लेता है, ठीक है। तो सब लोगों को अभी समाज के अंदर पानी नीचे चला गया, पानी सलाइन हो गया, खारा पानी हो गया। अभी खारा पानी दरिया का ले आओ, दरिया में तो पानी शॉर्टेज होने की जगह नहीं है अपने पास, अब एटलीस्ट अपनी पीढ़ी में तो नहीं होगी, आगे भगवान को पता, ठीक है। तो गाय माता अपने पास, खाली कच्छ में देखेंगे तो 3 लाख गौ माता है खाली पांजरापोल में, ठीक है। एक गाय से मैं 10 एकड़ को जितना पानी चाहिए उतना ट्रीट कर सकता हूँ, एक गाय से 10 एकड़ का पानी, खारा पानी एक गाय से ठीक कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल वो भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि भाई हमने खारा पानी लाओ और आपकी ज़मीन लाओ, 1 एकड़ पे करके दिखाते हैं। तो गाय का ट्रीटमेंट हमारे हिसाब से होगा, बाकी सब बातें बेकार है, ठीक है। बट हर चीज़ में अभी डिस्कशन करने के पहले प्रैक्टिकल जहाँ होता है ना वहीं करने। मैं 10 जगह जाता हूँ, उसमें से पूछता भाई आप करने वाले हैं तो फिर मैं आऊँगा, नहीं करने वाले तो फिर छोड़ दो, मैं निकल जाता हूँ, मेरा काम नहीं है। खाली भाषण करने से कुछ नहीं होना है। देखो अभी हमारी टीम है वैसा प्रैक्टिकल काम करेगी। आपको कुछ समझ आया सर? बहुत कुछ समझ में ठीक। आया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बोलिए। जी। वो आपने देखा है वैसा उसका कुछ आइडिया? वही हम बनाते हैं। हाँ बहुत अच्छा। हम बनाते हैं लोगों का 1000 kg का यूनिट एग्जाम्पल दूं मैं, 21 लाख का आ रहा है, मैंने उसको बनाया 5.5 लाख में। पहले मैंने भी 21 लाख का बनाया, पूरी दुनिया भर का ऑटोमेशन किया, फिर समझा 21 लाख का खेडूत के पास पैसा कोई देता ही नहीं है, कोई लोन देता नहीं है, ठीक है। तो इतना सरसा करने की कोशिश की कि अभी हर आम आदमी को पोसाएगा। अभी हमको समझो हमारे पास गौशाला में 30 गायें हैं, तो 30 गायों के लिए अगर हमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाना है तो वो कितने का खर्चा होगा? 30 गाय के लिए 1000 kg का यूनिट चाहिए। 1000 kg का यूनिट 5,75,000 प्लस 12% GST, ठीक है, प्लस मेरे यहाँ से इधर आने का जो भाड़ा लगेगा वो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलेंगे तो मेरा मुनाफा जो 10-15% है वो काट लूँगा, ठीक है क्योंकि आप सेवा का मौका दे रहे हैं, ठीक है, वो निकल जाएगा। ऐसे पैसे कमा रहे, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें भी पैसे कमा रहे, सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
बट आने का पेट्रोल का खर्चा तो चाहिए ना। मैं उधर से बस में बैठने का भी टिकट का पैसा नहीं है और फिर सेवा की बातें करूँगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट सस्टेनेबल मॉडल तो होना चाहिए कोई भी हो, ठीक है। एनीवे अभी पानी का जिक्र हम कर रहे थे।